चलिए हम स्टार्ट लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। IAS 21, इसका बेटा एक रीकैप ले लेते हैं IAS 21 का। और फिर हम एक क्वेश्चन कर रहे थे माजा वाला, याद है? तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। पहले एक क्विक रीकैप ले रहे हैं IAS 21 का, प्लीज सुनिएगा। देखिए IAS 21 जिसका नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। IAS 21 के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी का मतलब होता है द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। ऑब्वियसली सिंगल लाइन से फॉरन नहीं पता चलता कि कैसे डिसाइड किया जाए कि विच करेंसी इज फंक्शनल। इसीलिए IAS 21 हमें प्राइमरी फैक्टर्स देता है और सिर्फ 2 सेकेंडरी फैक्टर्स देता है टू डिसाइड व्हाट फंक्शनल करेंसी। अगर प्राइमरी फैक्टर्स की बात करें तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चेक कर लें, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स कौन सी करेंसी में। सेकंड, आप चेक कर लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली लेबर को किस करेंसी में पे करती है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर सेलिंग प्राइसेस डिसाइड करती है तो किस करेंसी में प्राइसेस डिसाइड करती हैं। ये सारे हमारे पास बेसिकली क्या है, प्राइमरी फैक्टर्स। अब प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे, अगर बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि आप प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड ना कर पाए कि विच करेंसी इज फंक्शनल, रेयरली ऐसा होता है। मतलब 99% क्वेश्चंस के अंदर आपको बड़े आराम से फंक्शनल करेंसी पता चल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए वेयर वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द फंक्शनल करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स। तो उस सवालों में फिर हम किस पे चले जाएंगे, सेकेंडरी फैक्टर्स पे, जो कि 2 हैं। एक, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो आपकी कंपनी फाइनेंस कौन सी करेंसी में रेज करती है। और सेकंड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशन से कमाती है, वो जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाती है, उसे नॉर्मली कौन सी करेंसी में रिटेन रखती है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड ना कर पाएंगे विच करेंसी इज फंक्शनल, तो फिर हम किसकी बेसिस पे डिसाइड करेंगे, सेकेंडरी फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे, जो कि सिर्फ 2 ही होते हैं। फिर अगली चीज, फंक्शनल करेंसी के बारे में ये जो सारी बातें कि प्राइमरी फैक्टर्स देख लो, सेकेंडरी देख लो, इसके पीछे याद रखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट है, why IAS 21 has given us primary factors as well as secondary to decide which currency is functional। तो उसके लिए बेटा याद रखिएगा IAS 21 कहता है फंक्शनल करेंसी हैज टू बी ओनली वन। तभी हम आपको दे रहे हैं प्राइमरी फैक्टर्स देख लो, नहीं समझ में आ रहा है सेकेंडरी देख लो, लेकिन फंक्शनल हैज टू बी ओनली वन। सेकेंड कॉन्सेप्ट था प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि यार बुक्स इस करेंसी में बना के भेजें, तो आपके लिए प्रेजेंटेशन करेंसी है। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बुक्स किस में भेजेंगे, PKR में। अगर साइमल्टेनियसली आपकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो बेटा आपको बुक्स पाउंड स्टेलिंग में बना के भेजनी पड़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि आपकी कितनी, 2 प्रेजेंटेशन करेंसीज है। कॉन्सेप्ट ये कि प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन फंक्शनल हैज टू बी ओनली वन। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन करेंसी का। सो फॉरेन करेंसी के बारे में IAS 21 ने एक बहुत अच्छी सी बात बोली, अदर देन फंक्शनल हर करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी। और सारा IAS 21 में जो बेसिकली हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को किस तरह से फंक्शनल में कन्वर्ट करना है, तो अकाउंटिंग क्या होगी। उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट्स थे। एक, हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे एसेट या लायबिलिटीज मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी। अगर आप मॉनिटरी एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, सबसे पहले मॉनिटरी को हमने कहा था, मॉनिटरी का मतलब यह कि जहां कैश फिक्स है, कैश डिसाइडेड है, जहां करेंसी की यूनिट फिक्स है, उसको हम क्या कहेंगे, मॉनिटरी। एग्जाम्पल, कैश इटसेल्फ एक मॉनिटरी एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल एक मॉनिटरी एसेट है, क्योंकि एग्जैक्टली पता है आपको कि कितना पैसा आपने रिसीव करना है। उसके अंदर जो करेंसी की यूनिट्स हैं वो फिक्स है। अकाउंट्स पेबल इज अ मॉनिटरी लायबिलिटी, एग्जैक्टली हाउ मच आई हैव टू पे हमें पता है। बैंक लोन इज अ मॉनिटरी लायबिलिटी, एग्जैक्टली हमने बैंक को कितना पे करना है हमें पता है, मॉनिटरी लायबिलिटी। अब सुनिएगा, मॉनिटरी एसेट और लायबिलिटीज के लिए IAS 21 क्या कहता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट पे बाय यूजिंग स्पॉट एक्सचेंज रेट उनको ट्रांसलेट करें। और इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
किस तरह से ट्रांसलेट करना है, शुरू के सेकंड में क्या सोचना है, वो ध्यान में रखिएगा। सर सेकंड, आपने बैलेंस शीट डेट पे, एसओएफपी डेट पे उसको क्या करना है, री ट्रांसलेट करना है। और लॉजिकली एसओएफपी डेट पे उन्हीं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को रीट्रांसलेट किया जाता है जो अनसेटल्ड होती हैं। उनको हम फिर एसओएफपी डेट पे बाय यूजिंग क्लोजिंग रेट क्या करते हैं, रीट्रांसलेट करते हैं। और एक्सचेंज गेन या लॉस कहां जाता है, पीएनएल में, मॉनेटरी का। फिर फाइनली सेटलमेंट डेट पे दोबारा रीट्रांसलेशन होती है और अगेन गेन या लॉस कहां जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन मॉनेटरी एसेट एंड लायबिलिटीज। नॉन मॉनेटरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो बेसिकली कैश का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता, फिक्स कैश डिटर्मिनेबल नहीं है। अब से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या लिखा है वो तो आपको पता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार किससे आपने अमाउंट लेना है, तो यू कैन नॉट से, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में और अकाउंट्स रिसीवेबल में बहुत फर्क है। अकाउंट्स रिसीवेबल में तो हम ये कह सकते हैं एग्जैक्टली हमें पता है हमने कितना पैसा लेना है, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के बारे में हम ये नहीं कह सकते। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक नॉन मॉनेटरी एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक नॉन मॉनेटरी एसेट है। इवन आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो एक नॉन मॉनेटरी एसेट है। अब नॉन मॉनेटरी के बारे में IAS 21 ये कहता है कि सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपने नॉन मॉनेटरी को, अगर आपके एसेट्स हैं उन्हें कॉस्ट मॉडल पे रखा है या फेयर वैल्यू पे। लेट्स से अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है जिसे मैंने कॉस्ट मॉडल पे रखा है, तो सर IAS 21 में ओनली वन टाइम ट्रांसलेशन, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आपकी कंपनी कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करवाए, तो सर जो बाहर से आपने इंपोर्ट करवाया और उसको आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा है, तो ओनली वन टाइम ट्रांसलेशन, एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, बार बार आप उसको रीट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट है जो कि कॉस्ट मॉडल पर है, तो ओनली वन टाइम ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन मॉनेटरी एसेट है जिसको आपने फेयर वैल्यू पे रखा है, तो सर वहां IAS 21 ये कहता है जब जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो आप उसको क्या करेंगे, रीट्रांसलेट। नॉन मॉनेटरी के केस में हम ये नहीं कहते कि हर एसओएफपी डेट पे रीट्रांसलेट करें। नॉन मॉनेटरी में हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज कैरीड आउट, आप उसे क्या करेंगे, रीट्रांसलेट करेंगे। जब भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, कर लिया रीट्रांसलेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट एक्सचेंज गेन और लॉसेस इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। तो सर IAS 21 कहता है नॉन मॉनेटरी एसेट जिनको आपने फेयर वैल्यू पे रखा है, उसमें जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस आता है रीट्रांसलेशन के वक्त, वो गेन या लॉस वहीं जाएगा जहां अंडरलाइंग एसेट का फेयर वैल्यू का चेंज आएगा। अगर IAS 16 और रिवैल्यूएशन सरप्लस है, दैट गोस टू OCI, तो एक्सचेंज गेन या लॉस भी OCI में जाएगा। अगर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है, तो फेयर वैल्यू की चेंजेस पीएनएल में जाती हैं, तो एक्सचेंज गेन या लॉस भी कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े अच्छे होने चाहिए। फंक्शनल करेंसी 1, प्रेजेंटेशन करेंसी 2 और फॉरेन करेंसी 3। और बड़ा तरीके से पता होना चाहिए जब हम मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटीज के साथ डील करेंगे तो कैसे डील करते हैं, और नॉन मॉनेटरी के साथ कैसे डील करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और